मौसमियाती तब्दीली के सबब माहौलियात पर जो आज मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, उसने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। इस इंसानी ज़िंदगी को इस ख़तरे से निकालने के लिए आज हर तरफ कोशिश की जा रही है। इन्हीं कोशिशों पर जो तालीम दी जाती है और जो तहकीक की जाती है, उसको हम एनवायरनमेंटल साइंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूँ सुम्बुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एनवायरनमेंटल साइंस क्या है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको फराहम कराएंगे, एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि आखिर ये एनवायरनमेंटल साइंस की फील्ड है क्या। पूरी दुनिया में हर रोज माहौलियाती तब्दीली के बाइस दर्जे हरारत में लगातार इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने मुंतबह किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बाइस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इसी ख़तरे से दुनिया को बचाने के लिए आज हर सतह पर कोशिश हो रही है। इन्हीं काविशों में बुनियादी अहमियत की हामिल है इस मैदान से जुड़ी तालीम और तहक़ीक़, जिसको हम सभी एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम के नाम से जानते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम उस मखसूस मुताले और तहक़ीक़ को कहते हैं जो आम आवाम को माहौलियाती चैलेंजेस से आगाह कराकर माहौलियाती बेदारी को आम करने में अहम रोल अदा करती है। दरअसल एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती तालीम का आगाज़ पिछले 25 सालों में ही शुरू हुआ है और अब ये मैदान सबसे अहम साबित हो रहा है। आज हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस मैदान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मुहैया करा रहे हैं। 12वीं के बाद कोई भी नौजवान एनवायरमेंटल स्टडीज़ में BSc या BE का ऑप्शन चुन सकता है। एक तरफ जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के BE एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन जॉइंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ज़रिए होता है, तो वहीं कई IIT इदारों में इसका PG कोर्स मौजूद है जिसमें एडमिशन गेट के स्कोर के ज़रिए होता है। प्राइवेट कंपनियों के अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UN माहौलियाती प्रोग्राम, अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट जैसी तंजीमों में भी नौकरी हासिल की जा सकती है। इस तरह से साफ कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में जहां माहौलियाती चैलेंजेस हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं इन चैलेंजेस ने करियर के इम्कानात को भी दोगुना कर दिया है। दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने कुछ हद तक जान लिया होगा कि आखिर एनवायरनमेंटल साइंस की फील्ड क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और इस फील्ड को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं अपने अगले सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंटल साइंस में करियर के क्या इम्कानात हैं और इसी सब्जेक्ट पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की सीनियर फैकल्टी डॉक्टर उज़मा नदीम साहिबा। इस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम। शुक्रिया मैम, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि एनवायरनमेंटल साइंस क्या है, ये हमारे नाजरीन को अगर आप बताएं तो सबसे पहले। एनवायरमेंटल साइंस एक्चुअली शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि एनवायरनमेंट कोई चीज़ होती है। जब जैसे ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया और ये बच्चों को बताया गया, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो सबको पता है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आए दिन कुछ ना कुछ नई नई परेशानियां हम झेल रहे हैं और उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। पहले जब हमें पता ही नहीं होगा कि वो परेशानियां कहाँ से आ रही हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकें, तो फिर कैसे हम उसको करेंगे मैनेज। तो इसीलिए पहले हमने ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया जिससे बच्चों को बताया गया कि एनवायरनमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन पर हमारी वजह से क्या बुरे बुरे असरात हो रहे हैं और उनकी वजह से हमारे ऊपर क्या बुरे असर हो रहे हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं। पहले बेसिकली इसको इंक्लूड करने का यही रीज़न है कि लोगों को पहले पता चले कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं और उसको हम कैसे बदल सके, जिसकी वजह से हम आगे जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है
उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जैसे आप अभी देख ही रही हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आते रहते हैं, कहीं पर बिना मौसम की बारिश हो रही है, कहीं पर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एक्चुअल अभी फरवरी का ही देख लीजिए, अभी लेटेस्ट डेटा है हमारा, हॉटेस्ट फरवरी बोला गया है इस बार। तो अभी मार्च में देखिए अचानक से मौसम चेंज हो गया, ये क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों को बच्चों को बताने के लिए, इवन नॉट बच्चों के लिए नहीं, बच्चे फिर आगे हमारे जो ओल्ड जनरेशन है जिनको नहीं पता है उनको भी वो बताएंगे, एजुकेट करेंगे। इसलिए ये एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें लोगों को बताया जाए कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कैसे हम मैनेज करें। तो बेसिकली इसीलिए इस पेपर को स्टार्ट किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, एक चीज़ नहीं है, सारा कंपोनेंट जितना भी हमारा आसपास का जो है, चाहे वो केमिकल का हो चाहे फिज़िकल का हो, ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में क्या हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें, लाइफ फॉर्म जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके ऊपर क्या क्या हमारी वजह से असर हो रहे हैं और उनका हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के फॉर्म में क्या असर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया बे एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और उनके बहुत बुरे असरात भी हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक टॉपिक है, ये आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। ऐसे में अगर हम बात करें नौजवानों के लिए करियर की इस फील्ड में, तो करियर के क्या इम्कानात हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इन्वायरमेंटल साइंस ये फील्ड है जो कि ज़्यादातर फील्ड से कनेक्ट होती है। जैसे अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, फिर हम इधर आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैट्स, मैथ्स, फिर अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फिर मास अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस, एवरीथिंग। लाइक अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के फील्ड में एनवायरनमेंट का एप्लीकेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। जब तक हमको पता नहीं होगा कि माइक्रोब्स का हमारे ऊपर क्या असर है, कौन सा माइक्रोब हमारे ऊपर बुरा असर डाला, जैसे अब कोरोना की आप एग्जांपल ले लीजिए, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं अगर एनवायरनमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, फील्ड के बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उस माइक्रोब का कैसे असर हो रहा है हमारे ऊपर वो कैसे पता चलेगा। वैसे ही सेम अगर फिज़िकल साइंस में जाते हैं तो हमारे पास वो एटमॉस्फेरिक साइंस है, देन हमारा जो है ओशनोग्राफी है, वो एनवायरनमेंट का ही फील्ड है। पहले उसको अलग रखा जाता था, लेकिन अभी क्या है, वो एनवायरनमेंट का ही फील्ड कंसीडर किया, क्योंकि पहले एनवायरनमेंट जो वर्ड है लोगों को पता नहीं था, आज से 10 साल पहले। लेकिन जब ये वर्ड निकाला गया तब लोगों को पता चला कि एनवायरनमेंट फील्ड एक छोटा फील्ड नहीं है, हर फील्ड में इसका एक एप्लीकेशन है, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे वो आपका फिज़िकल साइंस हो, चाहे नीचे आप अगर कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात हो, स्टैट्स की बात हो, कोई भी डेटा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टैट्स के थ्रू। यानी आपका एनवायरनमेंट का कोई भी डेटा आप निकालोगे, चाहे वो एयर क्वालिटी का आप करो, चाहे वाटर क्वालिटी का करो, यू नीड कैलकुलेशन। तो स्टैट्स, मैथ, देन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो एनवायरनमेंट का कनेक्शन, तो फील्ड्स इतनी वास्ट हैं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो हमारे बच्चे अगर इसको पढ़ेंगे कहाँ तक वो किस किस फील्ड तक जा सकते हैं। सेम अगर हम सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं एंड मास अवेयरनेस की बात करते हैं, जैसे मीडिया है वो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एनवायरनमेंट फील्ड का ही एक पार्ट है। जैसे मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, तो इसको देखा जाए तो फील्ड इतनी वास्ट है कि बच्चों के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। मैम जैसा कि आपने बताया ये फील्ड बहुत ही वास्ट है। अगला सवाल आपसे यही पूछूंगी, हमारे मुल्क की अगर बात करें तो हमारे मुल्क में किस तरह की तालीम दी जाती है और कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं? हमारे मुल्क में देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह यूजी पे कंपलसरी एनवायरनमेंट के कोर्सेज़ हैं, मास्टर्स लेवल पे एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, इग्नू, एनसी वेब एंड देयर, और बहुत सारे हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिप्लोमाज करवा रहे हैं। इग्नू से तो हर साल काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्सेज निकलते हैं और उनकी बहुत अच्छी डिमांड है, लोग जाके शॉर्ट टर्म लेवल पे कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं और उसी बेसिस पे उनको जॉब मिलती हैं। एंड अगर यूजी कोर्सेज़ की बात करें तो यूजी में बच्चों को पहले क्या होता था, सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता, इस साल एनईपी के थ्रू 2 साल डाल दिया गया उस कोर्स को। तो अभी बच्चों को वो कोर्स 2 साल पढ़ना होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में और चेंजेस लाने की ज़रूरत है।
आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ही एक्शन, हमारा जो सेल्फ इनिशिएटिव होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी। तो हम यूजी लेवल पे बच्चों को एक बेसिक नॉलेज देते हैं, फिर पीजी लेवल पे हम बच्चों को उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे करना है, उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, उसमें बायोफिज़िक्स को हम पढ़ाते हैं, उसमें हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो पेपर फील्ड इन्वायरमेंटल साइंस ही है, उसके अंदर हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि वास्ट फील्ड है, तो मास्टर्स में हम उसको इलैबोरेट करके बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, जीआईएस, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में और बता सके कि क्या कुछ पढ़ाया जाता है इस फील्ड के अंदर, जैसे दो चार मैंने आपको आपने बताया कोर्सेज कि बताए दो चार कोर्सेज बताए, जी। तो जैसे हम बायोफिज़िक्स की बात करते हैं, बायोफिज़िक्स में हम बताते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो फिज़िकल कंपोनेंट जैसे कि एयर है, टेम्परेचर है, वेदर है, प्रेशर है, ये सारी चीज़ों का क्या रोल है और अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं और उनको हम कैसे मैनेज करें कि वो नेगेटिव चेंजेस ना हो। वैसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में हम पहले बताएंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो, उसमें क्या क्या केमिकल है, कितने हैं और कितना हमें चाहिए ज़रूरत। जैसे एयर में अगर ऑक्सीजन है कितनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए, कुछ ऐसी भी गैसेस हैं उनकी भी रेंज है, अगर वो ज़्यादा हो जाती हैं तो उनका हमारे ऊपर क्या नुकसान होता है। जैसे ओजोन की हम बात करते हैं, ओजोन अगर नीचे हमारे इस लेवल पे होगी तो वो नुकसान करेगी, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो हमें यूवी रेज से बचाती है। तो हम ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर ऐसे ही वाटर क्वालिटी पढ़ाते हैं, पानी में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं और उसमें हम क्या चेंजेस ला रहे हैं। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, फिर उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी चीज़ें हम बताते हैं। फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे AQI इंडेक्स है तो हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि कैसे AQI को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और इसके साथ साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि pH टेस्ट, वाटर क्वालिटी के जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं एनालिसिस के थ्रू। जी, यकीनन ये एनवायरमेंटल साइंस जो है ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है और आप जैसा कि बता रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ अच्छा सिखाया जाता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ऐसे में अगर हम नौजवानों की, यूथ की बात करें और इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहें इस फील्ड में, उनमें किस तरह की स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में आकर अच्छा कर सकते हैं? स्किल्स में सबसे पहले तो बच्चों को ओपन होना चाहिए, लाइक दे शुड नॉट बी लाइक ऐसा होना हो कि वो बहुत रिजर्व्ड हो, क्योंकि उनको फील्ड पे काम करना है। कम्युनिकेशन होना चाहिए, एनालिसिस स्किल, यानी उनको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में अगर ये चेंज हो रहे हैं तो उसको कैसे एनालाइज, उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की एक जो क्वालिटी होती है वो होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ राइटिंग स्किल भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज होगी, लेकिन लिखना आना चाहिए उनको कि अगर वो कोई डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखें, कैसे उसको लोगों को पहुंचाएं, कैसे दिखाएं कि ये हमने एनालिसिस की है, ये हमने सपोज़ किसी एरिया को हमने सेलेक्ट किया है, वहाँ हमने पानी का, एयर का, जो हवा का जो है पैरामीटर चेक किया है, तो हम उसको जब रिपोर्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखे कि लोगों तक वो बात डायरेक्टली पहुँचे, वो उसको अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से हम उनको सोल्यूशन भी बताएं, उसको अडॉप्ट करें। तो ये सारी चीज़ें उनको होनी चाहिए। साथ ही साथ डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न लेना उनको, मतलब उनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। जब सपोज अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, दे शुड फाइंड आउट कि उन्हें पहले क्या करना है, डिसीज़न क्या लेना है, एनालिसिस क्या करनी है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जी, डिसीजन मेकर होना चाहिए, कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपने बताया क्या क्या स्किल्स एंड काबिलियत होनी चाहिए। अब नौजवानों की ही अगर हम बात करें तो उनमें कितनी दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड में आने को लेकर? दिलचस्पी की बात की जाए तो शुरुआत में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। शुरू के जो बच्चे आते थे ना, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो उनको ये लगता था ये क्या नया पेपर दे दिया है, क्या चीज़ है। लेकिन जब धीरे धीरे हमने इन्वायरमेंट फील्ड के बारे में उनको बताना शुरू किया, उनको इस फील्ड की इम्पोर्टेंस बताई, उसका स्कोप बताया और प्लस उनको ये भी बताया कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारी फ्यूचर जनरेशन हो। अगर आप ही नहीं इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना एक इनपुट दोगे तो कैसे होगा। तो धीरे धीरे करके बच्चे आगे आए।
अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो खुद आते हैं, बोलते हैं मैम हमें प्लांटेशन ड्राइव पे जाना है, मैम हमें यमुना क्लीनिंग ड्राइव पे जाना है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है हमें ही सही करना है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चे खुद करते हैं, पेपर्स बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस वक्त बच्चों का एक जैसे जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था, आई डोंट नो कितने थे, मेरे भी बैच में सिर्फ 20 बच्चे थे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो बच्चों की तादाद बढ़ गई है इस फील्ड में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जागा है, उनको पता चला है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे फ्यूचर के लिए। तो वो इसमें काफ़ी अपना जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं और अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और मेरे पास रोज़ नए बच्चे आते हैं कि मैम मुझे ये सीखना है, मैम पीएच वाला टेस्ट बता दीजिए, मैम AQI कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको दोबारा दिखा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में इंटरेस्ट जागती जा रही है। वो पूछते हैं मैम आगे हम अगर ग्रेजुएशन के बाद जाते तो हम क्या करेंगे, तो मैं उनको पूरा गाइड करती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। अभी आपने बोला मैम कि बच्चे जो है वो प्लांटेशन ड्राइव से जुड़ना चाहते हैं, यमुना क्लीनिंग ड्राइव से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि कैसे जुड़ सकते हैं, जो हमारे इस वक्त नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जान लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम कॉलेज के थ्रू भी प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं और हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कोलैबोरेट करते हैं। जैसे हमारा एक इको क्लब है, तो हमारा इको क्लब जो है गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। तो रिसेंटली अभी इन्होंने इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे पे प्लांटेशन ड्राइव की थी, तो उसमें हम सारे बच्चों को लेके जाते हैं। वो जितने भी बच्चे जा सकते हैं 20-30 उनको लेके जाते हैं, वो वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं तो पर्सनल लेवल पे भी इको क्लब की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं, हम बच्चों को लेके जहाँ भी हमको लगता है कि सूट करता है। इसके पहले भी हमने लास्ट ईयर जो है वूली भटियारी पार्क में प्लांटेशन ड्राइव किया था। तो ऐसे हम हर साल कोई ना कोई एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं और प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। जी, तो अगर कोई कॉलेज का बच्चा ना हो, आपके कॉलेज का नहीं हो, कोई बाहर का स्टूडेंट है जो इस ड्राइव में से जुड़ना चाहे, वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए हम प्रॉपर एक नोटिस निकालते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको प्रॉपर नोटिस देते हैं कि हम किस दिन ड्राइव कर रहे हैं, तो वो आ सकते हैं उसमें। अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि माता सुंदरी कॉलेज के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुल्क में जो एनवायरनमेंटल साइंस की फील्ड में तालीम दे रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत ही मेजर फील्ड हो गई है, तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं हर जगह ये पढ़ाया जा रहा है। कोई चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे माता सुंदरी कॉलेज की जितनी भी एफिलेटेड कॉलेज, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे हंसराज हो, चाहे रामजस हो, एंड इवन NC वेब और ये SOL, दे आर फॉलोइंग द सेम सिलेबस। उनके पास सेम सिलेबस है। कोई ऐसा नहीं कि NC वेब है तो उनको हल्का सिलेबस दिया गया, उनको भी सेम फॉर्मेट में सिलेबस दिया गया है। और सब जो है वही पेपर एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताया सिलेबस के थ्रू बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं फ्यूचर में। कोई नौजवान जब तालीम लेकर इस फील्ड में बाहर नौकरी तलाश करने के लिए जाता है, तो उसका बैकग्राउंड, वो जहाँ से तालीम लेकर आया है, वो कितना अहम हो जाता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है, अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो? इंस्टीट्यूट का नाम अहम तब होता है जब बच्चे का प्रोफाइल अच्छा होता है। इंस्टीट्यूट आपको पता है कि अभी तो जैसे DU का ही हमारा पार्ट है माता सुंदरी कॉलेज, तो माता सुंदरी कॉलेज का नाम इस वक्त जो है कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के पेजेस पे हाईलाइट हो रहा है। तो अगर वो बच्चा कहीं जाता है किसी इंटरव्यू में और अगर वो बताता है कि हमारे कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिए हैं और इसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो उसका एक बेनिफिट तो मिलता ही है बच्चे को कि ये एक कंसिडर किया जाता है कि इस कॉलेज का एफिलिएशन गवर्नमेंट की PCRA ऑर्गेनाइजेशन से NMNH के साथ है, तो उसको जो है पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। ये चांसेस हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट है इस कॉलेज का मिनिस्ट्री लेवल पे, एक रेपो बनता है। तो जब बच्चा कहीं जाता है इंटरव्यू में तो एक पोजीशन बनती है, उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं। मैम, आने वाले दिनों की अगर बात करें तो हम इस फील्ड में क्या कुछ नया देख सकते हैं और क्या योजनाएं आपने बनाई है इस फील्ड को लेकर? नया देख सकते हैं माता सुंदरी कॉलेज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने सिलेबस को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ बच्चों को थ्योरेटिकल स्टडीज़ के थ्रू लोगों को सिर्फ बताते थे कि ये होता है, थ्योरी बेस्ड पूरा स्टडी होता था। अब NEP के थ्रू हमने पेपर को, जो फील्ड जो है उसको हमने प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया है। जो इन्वायरमेंटल साइंस फील्ड है
जो पहले सिर्फ थ्योरी बेस्ड थी, अब हम बच्चों को जो है प्रैक्टिकल बेस्ड, एक्सरसाइज बेस्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनईपी के थ्रू हम बच्चों को बता रहे हैं, सपोज़ हमने बच्चों को कंपोस्टिंग बताई। कंपोस्टिंग थ्योरी में पहले बताते थे, सिर्फ थ्योरी कि कंपोस्टिंग होती क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे करते। अब हम बच्चों को करवा रहे हैं कि कंपोस्टिंग कीजिए, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसका फाइनल रिज़ल्ट पूरा 1 महीने का जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो हम बच्चों को करवाते हैं। वैसे ही सोलर पैनल क्या है, दिखने में कैसे होते हैं, उनकी पूरी मतलब स्ट्रक्चर लाइक उनका स्कीमेटिक डायग्राम, फंक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हम सिखा रहे हैं। वैसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में पहले हमसे बताते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, उसके क्या फ़ायदे। अब हम प्रॉपर उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाते हैं और उसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होती है वो भी चीज़ें हम दिखाते हैं और बच्चों से उनका ओपिनियन भी लेते हैं। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे बच्चों को प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, ताकि वो आगे जो हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको पता हो एक्चुअल क्या चीज़। हमने जो पढ़ी वो थ्योरी पढ़ी थी, अब प्रैक्टिकल बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को प्रैक्टिकल लेवल पर उसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी। घरों में अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहें तो उनको पता होगा कि कैसे होती है, क्या क्या उसमें हमें करना पड़ता है। सिर्फ सोलर पैनल अगर हमारे यहाँ पहले लगते तो हमें पता नहीं होता कि सोलर पैनल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब उनको पता है कि सोलर पैनल में फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है, वो बनता कैसे है, उसकी फंक्शन कैसे होती है, उसको हम कैसे पैनल में कन्वर्ट करते हैं, उससे कितनी लाइट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल वे में बच्चों को चीज़ें और अच्छे से समझा रहे हैं। यानी कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें करना चाहें, अपनाना चाहें इनको, तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। जी मैम, अगर अब हम इंडस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस के जो जानकार हैं उनके लिए टॉप रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ उनको नौकरियाँ मिलती हैं आसानी से, जो रोज़गार देते हैं उन इंडस्ट्रीज? रोज़गार की बात करें तो इतनी लंबी लिस्ट है। ONGC, PCRA, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देन आपका लॉर्सन एंड टार्बो है, HCL है। HCL में भी काफ़ी पोस्ट निकलती हैं एनवायरनमेंट की फील्ड में। देन ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर गिनती की जाए तो गिनती ख़त्म नहीं होगी। तो इस वक्त मेजर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एनवायरनमेंट की फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए होते, क्योंकि आज हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट की फील्ड में कुछ ना कुछ करना होता है। आप देखिए ना, ऑडिटिंग होती है, अब एनर्जी ऑडिट हो या फिर वाटर ऑडिट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर कंपनी को करना होता है। तो उनको तो उस फील्ड में एक्सपर्ट चाहिए। तो फिर हर कंपनी कहीं ना कहीं तो अभी जो मेजर जो हमारा जो इनटेक होता है, ONGC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, HCL है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं हमारी टॉप, इवन ये टाटा स्टील, ये भी काफ़ी पोजीशन निकालता है। जी, यानी करियर के बेशुमार इम्कान हैं अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो। मैम, हम देखते हैं किसी भी फील्ड को लेते हैं, हम किसी भी फील्ड की बात करें तो सबके सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। अगर हम इस फील्ड की बात करें तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? जो यूथ आ रहे हैं और नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में वही मैंने आपको बताया था, स्किल्स की बात आती है। अगर आपको ऑडिटिंग करनी है तो अगर आप में वो स्किल्स में, आपको मैंने बताया ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, एनालिसिस की पावर, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें अगर आप में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो मेजर आपके जो क्वालिटीज़ होती है, स्किल्स होती है, अगर उसमें कुछ भी कमी होती है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जी, और मैम जैसे कि आपने बताया थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है स्किल्स में, अगर जो आपने पहले भी बताई थी अभी। अगर नौकरी तलाश करने के लिए नौकरी लगती है जैसी किसी नौजवान की इस फील्ड में, तो किस तरह का काम उन्हें शुरुआती दौर में करना पड़ता है? डिपेंड करता है उन्होंने नौकरी कहाँ की है। अगर मिनिस्ट्री में की है तो उनकी स्किल जो होंगी, जैसे रिसर्च है, रिसर्च की फील्ड में गया है तो उसको रिसर्च के एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर उसने कुछ कैलकुलेशन वाला काम, डेटा एनालिसिस वाला काम किया तो वो अलग हो जाता है। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में अगर उसने लिया एनवायरनमेंट का तो वो कंटेंट राइटर। तो अलग अलग फील्ड है। ACC सीमेंट की बात करती हूँ, वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री में केमिकल एनालिसिस होती है। वैसे ही मिनिस्ट्री में EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करके स्टडी होती है, उसमें भी डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वाइड फील्ड है। तो जो बच्चा फाइनल जो है सिलेक्शन करेगा, जैसे सपोज़ किसी बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री लेके आगे प्रोसीड किया और एनवायरनमेंट के फील्ड में,
तो उसको केमिस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी जॉब में, सपोज उसकी जॉब में केमिकल एनालिसिस्ट है, तो केमिकल एनालिस्ट का जो जॉब होता है उसको वो पूरा इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में करना होगा। तो डिपेंड करता है वो लास्ट में कौन सा फील्ड जो है इन्वायरमेंट का लेके आगे बढ़ता है। जी मैम, आखिर में अब आपसे बस यही एक मैसेज लेना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा बस यही एक मैसेज है कि इन्वायरमेंट फील्ड को सिर्फ एज अ स्टडी ना लें, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना बुरी तरीके से ख़राब हो रहा है आसपास। आज भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उनको जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले और घर बैठ के आराम करें। बट मेरा मानना ये, अगर आपने इन्वायरमेंट साइंस का फील्ड जो है उसको ले के आगे पढ़ना है, तो आपको इन्वायरमेंट फील्ड की स्टडी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा और साथ ही लोगों को भी इस फील्ड के बारे में बता के उनको भी एक तरह से मोटिवेशन देना होगा कि आगे जो हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। सिर्फ पढ़ाई करके जॉब नहीं लेनी है, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है। बिल्कुल, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। आपने बहुत अच्छी बात की है, सिर्फ नौकरी तलाश करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ना आए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए दिल से कोशिश करें। और फील्ड तो बहुत अच्छी है, ये काफ़ी स्कोप है इसमें, करिए। हमें तो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस फील्ड में आएँ और उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, ये तमाम जानकारियाँ हमें फराहम कराई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक, शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर उज़्मा नदीम साहिबा, जो इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हमें ये तमाम जानकारियाँ फराहम करा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं, आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। चलो जल्दी रिचार्ज करो।